आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो बीच में काफ़ी दिन, मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं आपको वोकेबलरी सेशन नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वोकेबलरी सेशन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, आपके जो भी पोर्शन है आपके टेस्ट के, लाइक इंग्लिश, आपकी जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल योर स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साइंस के हो तो आपको साइंस के पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हो उसके लिए तो बढ़िया से प्रिपेयर करिए। आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज का पहला वर्ड है हमारे पास अबंडेंट। देखिए, अबंडेंट जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है, हिंदी में कह सकते हैं हम, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। यानी कोई चीज़ ऐसी जो कि अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, यानी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, काफ़ी सारी उसकी क्वांटिटी है हमारे पास, तो दैट थिंग इज़ नोन एज अबंडेंट, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास सी वाटर है, वो एक अबंडेंट अमाउंट में है, ठीक है। या फिर जो चीज़ अबंडेंट अमाउंट में नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे। इसका अगर अपोजिट आपसे कोई पूछना चाहे कि भैया जो प्रचुर मात्रा में है वो तो अबंडेंट है और जो अबंडेंट नहीं है वो क्या है, तो दैट इज़ स्कार्स, ठीक है। तो समथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी इज कॉल्ड अबंडेंट, एंड वन थिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन अबंडेंट अमाउंट इज कैन बी कॉल्ड स्कार्स, ठीक है। और दिस क्वालिटी इज नोन एज स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी होना और एक लिमिटेड अमाउंट में उसका अवेलेबल होना हमारे लिए। तो ये दोनों टर्म्स जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा तो एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ प्रेज। देखिए, प्रेज वर्ड जो होता है PRAISE, ठीक है। वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बार तो जरूर लिखिएगा वर्ड, अगर जीवन में ही नहीं देखा तो एक बार जरूर लिखिएगा। तो प्रेज वर्ड जो है, प्रेज वर्ड का मतलब होता है किसी को कह सकते हैं कि हम कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं ना कि शाबाशी देना, ठीक है। तो प्रेज का हम कह सकते हैं शाबाशी देना, इसका हिंदी में हम मीनिंग कह सकते हैं। तो प्रेज वर्ड का आप मीनिंग लिख लेना। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि वी शुड प्रेज वंस हार्ड वर्क। अगर कोई भैया अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, आपके लिए करे या दूसरे के लिए करे, हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए, हमें उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उसको ऐसा लगे कि हाँ कुछ है, अच्छा है, ठीक है। तो दैट इज़ प्रेज। प्रेज वर्ड आप याद रख लीजिएगा। और अगर इसी का मैं अपोजिट बताना चाहूँ आपको, तो दैट इज़ कंडेम। तो कंडेम वर्ड जो है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कोसना। तो जैसे अगर कोई गलत काम कर देता है या किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे हम कंडेम करते हैं, उसे हम कोसते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, तो जैसा कि हमने प्रेज वर्ड पढ़ा था, देखिए प्रेज वर्ड का मतलब हो गया कि किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को शाबाशी देना उसके अच्छे काम के लिए। उसी तरह से अगर उसका अपोजिट पूछा जाए, आपसे एंटोनियम पूछा है, तो दैट इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है, ये एक वर्ब है। तो कंडेम का मतलब होता है कि किसी को उसके गलत काम के लिए या उसकी गलती के लिए कोसना, या फिर उसको कह सकते हैं डांटना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ये वर्ड कंडेम जो है, आपको कह सकते हैं कि एक फॉर्मल लेवल पे भी आपको देखने को मिल सकता है, एक ऑफिशियल लेवल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जैसे अभी रशिया का जो इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ है वो रशिया की जो ये काम है, रशिया ने जो किया उसको कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, उसको कोस रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है ये जो भी है। तो यही इसका आंसर है। देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, आप क्या करिएगा, होमवर्क मान लीजिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बता दिया, आपको यूसेज पता चल जाएगी कि वो वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा। हालांकि मैं एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, जहाँ पे मेरे को लगता है कि ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जहाँ नहीं लगता तो वहाँ पे एज इट इज़ इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्रोनिकल। देखिए क्रोनिकल ये जो वर्ड है, या इसकी जो मैं कह सकता हूँ कि रूट है, वो है कोरोनस। देखिए कोरोनस ये जो वर्ड है, ये रेफर करता है टाइम से रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड, एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे आपको इस तरह की कोई रूट देखने को मिल जाए, क्रोनिक रिलेटेड, कोरोनक रिलेटेड, तो आप समझ जाइए कि वो एक समय से रिलेटेड कर रहा है। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन पढ़े होंगे बचपन में, आपको कुछ ईयर्स दे दिए जाते हैं या फिर कुछ इवेंट्स दे दिए जाते हैं। जैसे एक तो है कि गांधी इरविन समझौता हो गया, ठीक है, और दूसरा पूना पैक्ट हो गया, या तीसरा हम कह दें कि साइमन कमीशन हो गया। तो उनको एक वो कह देते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि उसको समय से संबद्ध करके लिखिए, यानी जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले लिखिए, जो चीज़ बाद में हुई है उसको बाद में लिखिए, समझ गए। तो इस तरह से ये रूट जो आपको बहुत ही जगह पे देखने को मिल सकती है, क्रोनस। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस हम कहते हैं, कोरोना वायरस, ये कोरोना जो नेम है, ये भी इसी
रूट के ऊपर बना हुआ है। कोरोना का मतलब है एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ठीक है। पेंडेमिक होता है और एक एपिडेमिक होता है। देखिए पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है और उसका प्रसार काफ़ी हाई लेवल पे होता है। तो उसी तरह से कहा गया है कोरोना जो है एक लंबे समय से रिलेटेड है, इसलिए उसको कोरोना कहा गया है, ठीक है। आपको एक हो सकता है अच्छी चीज़ पता चली हो आज, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया क्रोनिकल या क्रोनोलॉजी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सभी चीज़ें टाइम से रेफर करेगी। चलिए आगे। इसके अलावा है पोर्टेबल। देखिए एक होता है एडिबल और एक होता है पोर्टेबल। अगर कोई चीज़ पीने की है तो उसको हम पोर्टेबल कहेंगे, पीने का पानी है तो दिस इज पोर्टेबल वाटर। अगर अल्कोहल पीने का दिस इज पोर्टेबल अल्कोहल। इस तरह से पोर्टेबल का मतलब है जो पीने योग्य हो, दैट इज फिट टू ड्रिंक। और इसके अलावा एडिबल होता है कोई चीज़ अगर खाने योग्य है तो उसको हम एडिबल कहेंगे। अगर कोई पाम ऑयल है, पाम ऑयल वगैरह जो हम खाने में डालते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस इज एडिबल ऑयल, यानी ये वाला जो तेल है ये खाने के लिए है, खाना पकाने के लिए है, मनुष्य इसको खा सकता है। समझ गए? एडिबल और पोर्टेबल ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए उसके अलावा आता है इलेजिबल। देखिए एक होता है लेजिबल और एक इसका अपोजिट इलेजिबल, ठीक है। लेजिबल का मतलब होता है मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ लिखी हुई है वो आपको समझ आ रही है तो वो लेजिबल है। अगर आपको कोई चीज़ बोली जा रही है, कोई बंदा बोल रहा है, उसकी आवाज़ स्पष्ट है, आपको सुन रही है तो वो लेजिबल है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दैट इज कॉल्ड इलेजिबल, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ये आपको याद रखना है। लेजिबल, इलेजिबल। और इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि एलिजिबल क्या होता है। एलिजिबल एक अलग चीज़ है, एलिजिबल का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए हमारा योग्य होना उसके, ठीक है। दैट इज नोन एज एलिजिबल एंड एलिजिबिलिटी। चलिए आगे। इसके अलावा एक वर्ड है कैओस। देखिए कैओस वर्ड आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा। कैओस का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना किसी क्षेत्र में जहाँ पे लोग जो है वो परेशान हैं, ठीक है। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी सरकारें हैं वो ठप पड़ चुकी है। किसी मतलब कुछ भी जो भी काम हो रहा है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज़ हमला हो जाता है तो आप वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैओस क्रिएटेड हो गया है, कि कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। लोगों का जो पब्लिक ऑर्डर है वो बिगड़ चुका है। रशिया यूक्रेन की हम बात करते हैं, या फिर जैसे हम इससे पहले हमारी जो बड़ी घटना देखने को मिली वो अफगानिस्तान वाली थी। तो या फिर कहीं पे भी हलचल हो जाती है, लोग बिगड़ जाता है माहौल, तो दैट इज़ नोन एज कैओस, ठीक है। कि यहाँ पे कैओस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्डर। कैओस वर्ड आपको याद रखना है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़ थोड़ी बहुत भी सुनते हैं या फिर इंग्लिश की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आपको ये वर्ड जरूर देखने को मिलेंगे। और इस पेपर से हटके मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है या वीक नहीं है, आप मतलब कह सकते हैं एक नॉर्मल लेवल पे हैं, आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप सुनना भी पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? यानी आप उस माहौल के बीच में रहेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी, आपको अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। चलिए आगे। तो ये तो थे आज के सिंपल जो वर्ड थे। इसको आप सिनोनियम एंटोनियम में करिए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करिए, चाहे आप किसी वोकैब में जोड़िए, ठीक है। इसके अलावा मैंने ईडियम फ्रेज को साथ में ऐड कर दिया है। 2-3 ईडियम फ्रेज दिए हुए हैं। ईडियम फ्रेज को अगर हिंदी में कहा जाए तो कह सकते हैं कि हम जैसे हिंदी हमारे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, तो वही चीज़ है ऑन वन, वही चीज़ है इंग्लिश में होती है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी एक कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स का एक समूह या फिर एक फ्रेज हमारे पास, और वो फ्रेज रेफर करेगा एक स्पेसिफक चीज़ को रेफर करेगा, किसी बात को रेफर करेगा, ठीक है, किसी कम्युनिकेशन के रेफर करेगा। चलिए, तो इडियम फ्रेज एज अ फ्रेजेस जो है ये सीधा पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैं बताता हूँ आपको पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इडियम और फ्रेज आपको सीधा इडियम दे देगा कि उसका मीनिंग पूछ लेगा। एक तो इस तरह का आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि कोई आपको पैसेज दे रखा है, कंप्रेशन वाले जो आपका टॉपिक आएगा उसमें कोई पैसेज दे रखा होगा, उसमें एक ये वर्ड होगा कि ये इडियम था, यहाँ पे उसको इटैलिसाइज करके आपको पूछ लेगा कि भैया इस पैसेज में इस ये जो फ्रेज था, ये जो इडियम था, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करिए आप, और कुछ मत करिए। आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन देखिए कि पेपर में किस तरह के आए हुए हैं, किस तरह के इडियम फ्रेज पूछे गए हैं, ठीक है, हो जाएगा इससे। तो पहला हमारे हैं आज इडियम और फ्रेज में ओन, वंस, बैक एंड कॉल, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग आपको जाने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड पढ़ना है, ओन, वंस, बैक एंड कॉल। तो इस इडियम का अर्थ क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी का बिल्कुल ऑर्डर की पालना कर रहा है, वो जैसा कहता है वो वैसा ही करता है, वो कह सकते हैं उंगली पे नचाना कहते हैं ना जैसे, तो वही चीज़ इसको भी कह सकते हैं कि ऑन वंस बैक एंड कॉल, यानी मैंने कहा और उसने कर दिया, मैंने ये कहा उसने वो कर दिया, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑन वंस बैक एंड कॉल। और जो एग्जाम्पल में इसका सेंटेंस में यूज़ होगा वो मैंने शायद आगे लिखा है, देखते हैं, ठीक है। वंस बैक एंड कॉल का मतलब किसी की उंगली पर नचाना, किसी को उंगली पर नचाना या किसी के अनुपालना करना बिल्कुल अच्छे तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू बी एट समवंस बैक एंड कॉल मीन्स यू आर रेडी टू ओबे देयर ऑर्डर्स और कमांड्स, यानी उसकी आप बात मानने को राजी हो, वो जैसा कहेगा वैसा करने को राजी हो, तो दैट इज कॉल्ड वंस बैक एंड कॉल। चलिए, इट्स नॉट बैक, इट्स बैक, ओके। फिर आता है एक इडियम वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। और इन मीनिंग लिखा हुआ है वेरी इनफ्रीक्वेंट हैपनिंग। देखिए वंस इन अ ब्लू मून इस फ्रेज का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा कार्य जो कि
देखिए ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ब्लू मून या तो आपको एक बहुत ही लंबे समय में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी एक ऐसी चीज़, ऐसा कार्य जो कि होता है एक बहुत ही लंबे समय में, बहुत ही इनफ्रिक्वेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो उस कार्य को हम कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून। यानी अगर आप में से कोई ऐसा है जो मान लीजिए कि हम सिनेमा, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं सिनेमा बहुत ही कम जाता हूँ, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कब गया हूँगा, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो कि आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत ही इनफ्रिक्वेंट है ऐसा होना, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी इनफ्रिक्वेंट हैपनिंग, जो ऐसा कार्य जो बहुत ही रेयर चांस होते हैं उसके होने की, ठीक है। चलिए, उसके बाद है ए पीस ऑफ केक। देखिए ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, सिंपल से हम इसका मीनिंग बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि ए पीस ऑफ केक का मतलब है कि बिल्कुल आसान, ठीक है, बहुत ही ईजी, वेरी ईजी। और ए पीस ऑफ केक इसलिए कहा गया होगा इसको, मैं ये मानता हूँ कि जो केक होता है उसको खाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वो काफ़ी हल्का हो जाता है, ठीक है। अगर उसका छोटा सा पीस लिया जाए तो काफ़ी उसको आप हल्के में उसको खा सकते हो, तो उसी वजह से इसको कहा गया कि इट इज़ रेफर टू वेरी ईजी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी कार्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप मान लीजिए आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में अच्छे हैं, ठीक है, अगर कोई तो अगर जो कोई क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो उसको हम इस सेंटेंस में इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट एक सिर्फ एक केक का पीस है मेरे लिए, तो यानी बहुत आसान है, मैं इसे आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक आता है टू फील अंडर द वेदर। देखिए इस ईडियम का मतलब होता है कि किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा है, किसी को कह सकते हैं कि हम बीमार फील कर रहे हैं वो, तो उसे रेफर करता है ये ईडियम जो है टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब हो जाएगा कि किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो सिक फील कर रहा है, इल फील कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई कांट गो टू कॉलेज और स्कूल, ठीक है। चलिए आगे, फिर आता है लास्ट टाइम ये मेरे ख्याल से आज बॉयल द ओशन। देखिए बॉयल द ओशन ये जो है हिंदी में अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको कह सकते हैं समुद्र उबालना या समुद्र का पानी गर्म करना, ठीक है, या फिर उसको सुखाना। तो ये एक ऐसा कार्य है जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे लिए, एक एक सिंगल ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है ऐसा करना, और कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है ऐसा करना। तो वही चीज़ है कि हम कोई अगर ऐसा टास्क ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो, तो वो उसको हम रेफर कर सकते हैं ईडियम में बॉयल द ओशन। तो एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्विंग सम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ लाइक बॉइलिंग एन ओशन, है ना। तो ऐसा कार्य जो कि करने में बहुत ही कठिन हो, बहुत ही बड़ा टास्क हो, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इडियम्स और फ्रेज जो है मैंने आपको बता दिए हैं, और ये आपको अलग अलग सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे, पहले भी मिले हैं लेकिन पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।